इतिहास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, किसी को कोई आइडिया है? आइडिया क्या होगा, पता ही होगा, उसमें आइडिया वाली कौन सी बात है ना जीत जी, पता होगा, पर तुम लोग बता नहीं पाओगे, ये भी हमको पता है। कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ, शक शासकों तक पढ़े हैं। अच्छा, शक लोग आए कहाँ से थे? शक लोग कहाँ से आए थे? वहाँ से इशारा करके मतलब, तो सर वहाँ से आए थे। वहाँ से कहाँ से आए थे? उंगली इधर उठा लेंगे सर, वहाँ से। हम इधर कहाँ से हैं? ऐसा मतलब बताओ कहाँ से, नाम बताओ। मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो शक लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में 5 देश कौन कौन से बताओ आसाराम? वो मत बताओ, नाम बताओ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। हाँ, तुम्हारी बारी। वेरी गुड। हाँ, तुम 5वां देश बता दो, 4 छोड़ दो। अरे दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो तुम। हाँ, थोड़ा सा कोशिश किया, बस थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा कोशिश कराने की हम भी कोशिश नहीं करते। हम कहते बस थोड़ी सी कोशिश तुम करो, बाकी हम पूरी कोशिश कर देंगे, तुम्हें याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा तुम्हारा टेंशन चाहिए हमें, ठीक है। कोशिश थोड़ी कर लिया करो। आप सुनो, मध्य एशिया से आए, इनको वहाँ पे एक रहने वाला एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। क्या नाम था? यूची कबीला। उन्होंने लात मार के उनको भगाया। यहाँ पे आए तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में आए। शक कैसे आए? एकदम से आगे पूरे नहीं, ये भी थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में आए। ये वहाँ के शासक हुआ करते थे, इनको लात मार के भगाया गया था। सब एक साथ नहीं भागे, थोड़े थोड़े आए। तो थोड़े आज ये भी आ रहे हैं, थोड़े बाद में आएंगे। पैदल चलते थे, महीनों लग जाते थे रास्ते में, पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ रह गया। तो कुछ इधर छिटक गए, कुछ उधर छिटक गए, सब पूरे हिंदुस्तान भर में ये फैल गए, है ना। तो हमने 5 जगह तो अलग अलग देखा ही। कंधार में देखा, तक्षशिला में देखा, मथुरा में देखा, उज्जैन में देखा और नासिक में देखा। इतनी जगह ये फैल गए थे। पूरे शकों को हमने धीरे धीरे करके ख़त्म करने की कोशिश की। हमने क्या की, सातवाहनों ने कुछ मारा, फिर उन्होंने सातवाहनों को मारा, फिर मालवा वाले शासकों ने मारा, ऐसे धीरे धीरे करके मारा। पर क्या पूरे ख़त्म होंगे? नहीं, अभी इनको मारने के लिए और आएंगे। इनको मारने के लिए आएंगे अभी कुषाण। कुषाण भी कोशिश करेंगे पर मार नहीं पाएंगे। शक है ना। अब जो आदमी मार खाता है वो मार खाते खाते सीख जाता है, मजबूत हो जाता है। कहते नहीं कि जितना मारो उतना मजबूत हो जाता है, फिर से मार लगती नहीं। तो शक भी इतना मार खाए हैं अपनी लाइफ में कि धीरे धीरे मजबूत हो चुके हैं मार खाते खाते। इनको स्ट्रेटजी पता हो चुकी है, एक बार मार खाएंगे यहाँ से भाग के दूसरी जगह बस जाएंगे, है ना। तो ये ख़त्म नहीं हो रहे थे, मतलब एक बीमारी की तरह लग गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये बीमारी कैसी बीमारी कह सकते हो इसको, बताओ? खुजली की बीमारी। एक जगह खुजलाया, वहाँ पे लगाया ओडोनिल, लगाया वहाँ से। ओडोनिल भी होता है? हाँ, ओडोमॉस होता है। ओडोमॉस कह रही है, ओडोमॉस होता है, खुजली में लगाया जाता है। ओडोमॉस मच्छर के लिए होता है। जो भी होता हो, है ना। तो उसको एक जगह से हटा तो दूसरी जगह तैयार हो जाता है। तो शक भी वही वैसे ही थे, खुजली के जैसे। एक जगह से हटाया आपने और दूसरी जगह वो तैयार है। खत्म ही नहीं होता, छोटे टुकड़ों में थे। एक पास हो पूरी सेना तो उसको मारना आसान रहता है। तुम सब लोग यहाँ पे बैठे हो, हम एक बम ले आए, बाहर गेट से फेंक दें, खत्म, है ना। एक ही साथ में सब लोग यहाँ पे धराशाही, नेस्तनाबूत, है ना। कोई कह रही है कुछ और एग्जाम्पल जो खतरनाक है ये। लेकिन अगर तुम लोग एक एक करके हमको मिलो रास्ते में, अभी हम यहाँ से निकले 2-4 चपोटे जिज्जी मार देंगे, है ना। थोड़ा और आगे जाए, आसाराम मिल जाए, कहें आओ गुरुजी, ऐसे करके करें तो क्या हम जीतेंगे? 1-2 को हराएंगे, 1-2 हमको हरा देंगे। इतनी जल्दी तो ये हारने वाले हैं नहीं। शकों के साथ भी यही हुआ। शकों में नहपान गया, वशिष्ठिपुत्र 7 करड़ी से हार गया, लेकिन उसके बाद में रुद्रदामन गया, नासिक वाला हार गया, उज्जैन वाला गया, है ना, और वो वशिष्ठिपुत्र 7 कड़ी को हरा दिया। पहला वाला गौतमीपुत्र 7 कड़ी से हार गया और दूसरा वाला वशिष्ठिपुत्र 7 कड़ी को हरा दिया। तो ये सब सिस्टम चलता रहता है, ये सारा है गेम। तो ऐसे ही वो फैल गए एकदम से, तो इसलिए इनको ख़त्म करवाना मुश्किल हो गया, है ना। जैसे तुमने महाभारत में देखा होगा, चक्रव्यूह की रचना होती थी। चक्रव्यूह में क्या होता था, सेना को इस हिसाब से फैला दिया जाता था कि मार ही नहीं पाओगे, बीच में पूरा खाली जगह है, मारो मारो तीर, पूरा गोल गोल फैला दिया चारों तरफ से। अब क्या होगा, तुम आ रहे हो, तुमको घेर लेंगे पूरा, धीरे धीरे एकदम से घुसेंगे, गोला पूरा तुम्हारी तरफ हो जाएगा, अब तुम घिर जाओगे उससे। तो मतलब तरीके होते थे उसमें मारने के। कभी चक्रव्यूह में गोल गोल सर्किल बना देते थे, एक के बाद घुसो अंदर, फिर दूसरे अंदर वाले पीटने लगेंगे, तुम बाहरों वाले से लड़ोगे तो पीछे वाले मार देंगे अंदर वाले। तो ये सिस्टम था। तो वैसे ही इन्होंने भी बनाया, कहा कि बीच में गैप रखते हैं, एकदम से पूरे पे साम्राज्य होगा नहीं। चाहते तो थे एकदम से पूरा साम्राज्य बनाना, लेकिन कर ही नहीं पाए, मजबूरी थी, और मजबूरी ही इनके लिए फ़ायदेमंद थी, क्योंकि अगर एक साथ होते तो ये मारे जाते, कोई ना कोई मार देता, है ना। लड़ाई होती किसी ना किसी के साथ, और एक हारता मतलब पूरा हार जाता, है ना। मौर्यों के साथ भी यही हुआ, है ना।
उससे पहले भी जितने शासक हुए सबके साथ ही हुआ। बड़ा साम्राज्य है, एक भी शासक कोई खच्चर निकल गया तो पूरा का पूरा साम्राज्य गया। और उसी में अगर बहुत सारे टुकड़े हैं, एक हार गया तो दूसरा बचा रहेगा। ये बिल्कुल उसी हिसाब से एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन में तुम जाते हो सफ़र करने के लिए, कभी यहाँ से दिल्ली जाओ, नोएडा जाओ, दूर जाते हो तो क्या करते हो, जेब जितनी होंगी पैंट में सब में थोड़े थोड़े रुपये रखते हो नहीं रखते हो, थोड़े इधर रख लिए, थोड़े इधर, थोड़े यहाँ रख लिए, मतलब हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखते हो। क्यों? एक कट भी जाएगी तो क्या दूसरे में थोड़े बचे रह जाएंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए शक भी अलग अलग फैले थे, एक हार भी गया तो दूसरे बचे रहते हैं। शक इतनी जल्दी खत्म नहीं हुए। शकों को मार के भगाया था यूची कबीले वालों ने। यूची कबीले वाले वहाँ शांत नहीं बैठे। अगर तुम अभी भी देखोगे तो तुमको देखने से क्या लगेगा, ये बताओ ये क्या है? ये तुम्हें पता नहीं लग रहा क्या है? ये क्या है? हिंदुस्तान जैसा लग रहा है ना? हालांकि हिंदुस्तान है नहीं, ये हिंदुस्तान जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे था मध्य एशिया। यहाँ से यूची कबीलों वालों ने भगाया किसको? यूची कबीले ने भगाया किसको? शकों को। और शक आकर के यहाँ फैल गए, इधर कांधार में, इधर तक्षशिला में, इधर मथुरा में, इधर उज्जैन में और इधर नासिक में, जगह जगह फैल गए, टुकड़े टुकड़े हुए। धीरे धीरे शक खत्म कर दिया हमने। कल शक खत्म कर दिया था, है ना? अभी भी शक खत्म नहीं हुए हैं, शक अभी भी चल रहे हैं। इन्हीं के साथ पैरेलल में हुआ क्या, इधर से यूची कबीलों वाला का साहस गया बढ़, कहा कि हमने शकों को भगा दिया है तो अभी जितने भी आएंगे हम सबको भगा देंगे। यहाँ पे अगले शासक हुए जिनका नाम था पहलो। क्या नाम था? अगले होंगे पहलो। कौन होंगे? पहलो। ये पल्लव नहीं है, पल्लव दक्षिण भारत का दूसरा राजवंश है। ये क्या है? ये पहलो है ना? और ये भी विदेशी है, ये भी मध्य एशिया से आए हैं, है ना? मध्य एशिया में एक्यूरेट ये जहाँ पे हमने तुमको नाम गिनाए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये वहाँ के नहीं थे। उसके जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पे तुमको बहुत बड़ा एक देश मिलेगा जिसका नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। इसको उस समय फारस कहते थे। क्या कहते थे? ये उस समय फारस हुआ करता था, है ना? अंग्रेजी में इसको पर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सिया। तो ये लोग कैसे थे? ये पर्सियन थे। कैसे थे? अंग्रेजी वालों के लिए पर्सियन है ना? हमारे लिए क्या है? ये फारसी हैं। आज के समय से देखो तो ईरानी है ना? तो ये ईरानी थे। इधर से यूची कबीले वाले गए और इनको भी भगा दिया, कहा निकलो यहाँ से। अब ये भी भाग के इधर के, कहा इधर ही बचने के जुगाड़ है। जो कहीं भी पिटाता है हिंदुस्तान की तरफ मुँह करके भागता है। अभी अफगानिस्तान में देखो, वहाँ पे बवाल हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहाँ की जनता भाग रही थी सारी। तुमने देखा होगा प्लेन में नीचे लटक लटक के लोग भाग रहे हैं। और जाना कहाँ चाह रहे हैं? सबको आना कहाँ है? सबको हिंदुस्तान आना है। उधर म्यांमार में रोहिंग्या पिटाए, उनको भी इधर ही भागना है। 71 में बांग्लादेशी पिटाए, उनको भी इधर भागना। मतलब दुनिया में कहीं भी कोई पिटाए, सबसे सुरक्षित जगह कहाँ मिलती है उसको? हिंदुस्तान। यही है। और हिंदुस्तान वाले लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में हम सुरक्षित नहीं हैं। इतने खच्चर लोग हैं दुनिया में, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। दुनिया में कहीं भी कोई पिटाता है तो कहाँ भागता है? हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है। अपनी सरजमीन छोड़ करके वो हिंदुस्तान में सेफ ज़्यादा समझता है, कहता है हिंदुस्तान ज़्यादा सुरक्षित है। और इनको लगता है कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है, यहाँ भागा। अब ये जितने भी हैं ईरान, ये जिनको पहलो कहते हैं, ये वहाँ से पिट के आए हैं। पीटा किसने है? यूची कबीलों वाले ने। पहले यूची कबीलों वाले ने शकों को पीटा था, दोबारा से पहलवों को पीटा, और पहलो भी यहाँ आकर के क्या हुए? बसने लगे। पहलो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे इधर होता था, इधर अफगानिस्तान तक, ठीक है, यहाँ तक होता था। तो ये पूरा हिंदुस्तान मेन वाली जो आज की भूमि है यहाँ पर नहीं आए थे, है ना? ये उधर ही थोड़ा बस गए थे, जो आज के समय में हिंदुस्तान में नहीं है। पाकिस्तान समझते हो? पाकिस्तान में तुमको हमने यहाँ पे तक्षशिला बताया था। ये तक्षशिला है कि नहीं है? ये तक्षशिला है। जब मैप वाली क्लास पढ़ाई थी तो हमने तुमको बताया था तक्षशिला के जस्ट थोड़ा नीचे देखोगे तुमको यहाँ पे मिलेगा पेशावर। क्या मिलेगा? पेशावर। पेशावर को उस समय कहते थे पुरुषपुर। क्या कहते थे? पुरुषपुर। ये पुरुषपुर ही पेशावर है। क्या है? पेशावर है। पोलार्ड समझ में आ रहा है? पुरुषपुर क्या है? पेशावर। ये तक्षशिला से जस्ट तुमको थोड़ा नीचे मिलेगा, है ना? पहले इसका नाम पुरुषपुर हुआ करता था, है ना? जैसे पहले तुम्हारा नाम देवेंद्र हुआ करता था कभी, है ना? अभी भी है। तो अभी पोलार्ड हो गया ना? चलो अच्छा ठीक है। तो इसका नाम पहले पुरुषपुर हुआ करता था, अभी क्या हो गया है? पेशावर हो गया है ना? तो ये यहीं पर आकर के बस गए। कौन? पहलो। पहलो कहाँ पे बस गए? पेशावर या पुरुषपुर का। पुरुषपुर का हो ना, क्योंकि ऑप्शन में तुमको पुरुषपुर मिलेगा, क्योंकि ये हो गई राजधानी। क्या हो गई? पुरुषपुर में बस गए। हिंदुस्तान की सरजमीन तक अभी इन्होंने रुख नहीं किया है,
कर भी नहीं पाएंगे, बेचारों की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। इनके जो शासक हुए हैं ये हिंदुस्तान की मुख्य ज़मीन तक आए भी नहीं है और इतना ज़्यादा कर भी नहीं कर पाए, क्योंकि पीट पिटा के आए हैं, क्या ही ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पे, है ना। या तो शकों के जैसे हों, दूसरों की चोरी करने में बहुत तेज़ हों, कुशाड़ों का कैलेंडर चुरा लिया, कहा कि ये मेरा है ना। या तो इतने बुद्धिमान हो, तो इतने बुद्धिमान भी नहीं थे। इनमें जो शासक आया उसका नाम था गोंडोफर्मिस। क्या नाम था? नाम याद हो जाएगा? गोंडोफर्मिस। क्या नाम था? गोंडोफर्मिस। जो भी कह लो तुम, है ना, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, कुछ भी हम अपना नहीं बताएंगे, सब तुम्हारा होगा। तो ये आए, तो गोंडोफर्मिस जब शासन कर रहा था तो शासन इसका क्या ही होगा, पुरुषपुर में शासन कर रहा है, कुछ ज़्यादा इसका होगा नहीं, है ना। लेकिन इसके समय में एक बात जानने वाली है तुम्हारे कि इसी के समय में हिंदुस्तान में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। क्या हुआ? इसके समय में सबसे पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ? सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। क्या ये लोग ईसाई थे? ईसाई तो नहीं थे, है ना, ये खुद ईसाई नहीं थे। लेकिन जब ये शासन कर रहे थे उस शासनकाल के दौरान आया था कोई ऐसा व्यक्ति जो ईसाई होगा और वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया होगा, ठीक है ना। तो कौन सा व्यक्ति था ईसाई जो यहाँ पे प्रचार करने के लिए आया? उसका नाम था सेंट थॉमस। क्या नाम था? सेंट थॉमस। तो गोंडोफर्मिस के समय पे आया सेंट थॉमस और इसने सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार हिंदुस्तान में किया। अच्छा, ईसाई धर्म जानते हैं सब लोग? क्रिश्चियन लोग, ओ माई गॉड व्हाट आई डू राइट और रॉन्ग, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, वही फादर सब में होते हैं, है ना। हमारे यहाँ फादर जो होते हैं उनको पापा कहते हैं और उनके पास एक बेल्ट होती है ना, उनके पास बेल्ट नहीं होता है कुछ। ये लोग बहुत ज़्यादा सभ्य टाइप के आदमी होते हैं ना, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने, ये लोग जब भी खाना ना खाते हैं तो बढ़िया कांटे चम्मच का इस्तेमाल करके, है ना, वो सब ऐसे खाते हैं। हमारे यहाँ देखो थाली है, मुँह लगाओ उसी में, वैसे आलू को खाना अंदर जाना चाहिए, है ना। ये लोग बड़ी सभ्यता से खाते हैं। हमारे यहाँ खाना देख लिया बस तुरंत ज़मीन में पलथी फिर के बैठ गए, आओ थाली लाओ, है ना। ये लोग पूरा हिसाब से टेबल लगाएंगे। तुमने देखा टेबल पे बैठ के पढ़ने की व्यवस्था है सारी इन्हीं की दी हुई है। हम लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे और नीचे पट्टी बिछा के पढ़ते थे, है ना, और वो सही भी था। उसमें शरीर में तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम नहीं होती, तुम आराम से ज़मीन पे बैठते थे, वो सही पोजीशन थी। अभी क्या है, मेज पे साइड में कुर्सी लगा करके बैठते हैं और धीरे धीरे रीढ़ टेढ़ी हो जाती है ना, उस पर टेक लेते हैं, ऐसे टेक लेके बैठते हैं। ये सब गलत प्रथा है ना। हमारे वाला कल्चर बहुत ज़्यादा सही था। तो धीरे धीरे इनका हमने देखा थोड़ा स्टैंडर्ड लगा हमको, हमने इसको फॉलो किया ऐसे ऐसे। सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ कब हुआ, तो गोंडोफर्मिस के समय पे हुआ, है ना। कौन सा वंश होगा उस समय? तो पहला वंश होगा। ये हमारे हिंदुस्तान का वंश नहीं है, ये क्या है? विदेशी हैं। अगला आएगा मिथ्रेडेटस। कौन आएगा? मिथ्रेडेटस। नाम याद हो जाएंगे, कोशिश मत करना। नहीं, कोशिश नहीं करना। सबसे खराब बात यह है, हम तुमको वैसे कहते रहते हैं कि याद करो, लेकिन हम तुमको ये जो पढ़ा रहे हैं कहेंगे मत याद करो, है ना। किसी काम का नहीं। ना गोंडोफर्मिस कभी आएगा। अगर तुम लोग यूपीएससी वगैरह सोच रहे हो तो ठीक है, फिर तो ठीक है। वरना अगर तुम सोच रहे हो यही पेट देंगे और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देखेंगे, एसएससी वगैरह देखेंगे, तो उसमें नहीं आएगा, कभी नहीं आया है, तो आगे भी आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। इस वंश से अगर तुमसे कुछ पूछेगा तो सेंट थॉमस पूछेगा। ईसाई धर्म का मिशनरी, सबसे पहला मिशनरी कौन था जो भारत में प्रचार करने आया? तो क्या हो जाएगा? तो वो सेंट थॉमस हो जाएगा, है ना। किस वंश के समय पे आया? तो पहला वंश के समय पे आया। पहला वंश कहाँ का वंश था? तो ईरान का था। ईरान ऑप्शन में नहीं होगा, वहाँ पे दिया होगा पर्सिया। क्या दिया होगा? पर्सिया, या फिर फारस दिया होगा। उसे किसने मारा? तो यूची कबीलों वालों ने। यूची कबीलों वालों ने ही पहले सबसे पहले शकों को भी मारा था। किसको मारा था? वो भी उसी से पिट के आए थे और ये भी उसी से पिट के आए। अच्छा, यूची कबीले वाले वहाँ बैठे बैठे देख रहे थे, यार जिसको पीट रहे हैं वो सब हिंदुस्तान की तरफ भाग रहा है और जो इधर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, मतलब पिट के जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या है इधर, चलो हम भी देखते चल के। अब क्या किया? अब यूची कबीले वाले भी उधर से चल दिए। कहा कि यार पहले हमने पीटा शकों को, वो घूम के नहीं आए, दोबारा हमने इनको पीटा पहलुओं को, ये भी घूम के नहीं आए। है क्या भैया यहाँ चुंबक उम्बक लगा रखा है? क्या सिस्टम क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? कहने लगे चलो हम भी चलते हैं पीछे पीछे। अब यहाँ पे कौन आ गया? यूची कबीले वाले। अब यूची कबीला ये खुद आ गया। कौन आया? ये खुद आएगा। अब ये खुद आएगा तो सोचो
पिटने वाले अभी तक आ रहे थे तो शकों ने इतना वंडर किया, और अब पीटने वाला आ रहा है तो कितना वंडर होगा। इमेजिन करो, सोचो, अगर मार खाने वाले आ रहे हैं और शकों ने इतने सालों तक शासन किया कि आगे गुप्त वंश आधा निकल जाएगा, तब तक शकों का शासन चलता रहेगा। अभी खत्म नहीं होंगे शक, शक चल रहे हैं अभी। पहलव आ गया, शक अभी भी चल रहे हैं इधर। अभी इसके बाद में कुषाण आएगा, पूरा कुषाण वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद गुप्त वंश चालू होगा, आधा गुप्त वंश खत्म हो जाएगा, शक नहीं खत्म होंगे। शकों की प्रॉपर व्यवस्था करेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, वो आएगा, और जब वो इनको पूरा समूल नाश करेगा तब वो उपाधि लेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसे है ना, पूरा स्टाइल से वो आता है, तब खत्म करता है गुप्त वंश का शासक। शक नहीं खत्म होते, शक समझ लो एक तरह से क्या घून लग गया है, ये लगे पड़े इतनी जल्दी नहीं खत्म होंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहला इतना ही है, पहला में कुछ नहीं है, बस यही दो है शासक, ठीक है। इसमें जानने के लिए जितनी जानकारी थी तुमको बता दिया। अगला कौन आएगा, यूची कबीला, है ना, और यूची कबीला ही है कुषाण, इसी का नाम है कुषाण वंश। यही कबीले वाले क्या हैं, कुषाण वंश, और ये आकर के अब हिंदुस्तान पे करेंगे अपना शासन, ठीक है ना। और ये होंगे ज़्यादा खतरनाक, खच्चर टाइप के होंगे। तुमको बताएंगे चीन वाले जितना उड़ते हैं उनकी इससे हवा खराब होती थी हिंदुस्तान के शासकों। अभी तुमको बताएंगे, देखो कुषाण पढ़ाते हैं, है जरूर विदेशी वंश, लेकिन जब इसको पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है ना। बहुत सारे आइडिया आते हैं कि यार स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, इतना छापो, फिर तुमको बताते हैं कुषाण क्या चीज़ है। तो अब बात होती है किसकी, कुषाणों की। कुषाण वहाँ से आ गए, कुषाण कोई और नहीं है। कुषाण क्या है, बोलो, कुषाण क्या है, वही यूची कबीला है जो सबको मार मार के वहाँ से भगा रहा था। इधर था सेंट्रल एशिया से भी सबको भगा रहा था। पहले शकों को भगाया, फिर इधर देखा इधर पड़ोस में रह रहे हैं कुछ लोग, ईरान से फारसियों को भगाया, जो बाद में क्या बन गए यहाँ के पहलव, उनको भगा दिया। लेकिन कह रहा कि जो जा रहा है वहाँ पे वापस नहीं आ रहा है, क्या है वहाँ पे, चल क्या रहा है, बीरबल की खिचड़ी बन रही है क्या, जिसका इंतजार कर रहे हैं कि पकेगी तब खाएंगे वापस तब जाएंगे, हैं दावत का व्यवस्था है क्या वहाँ पे। चले, कहा कि हम भी चलते हैं, हम भी खाएंगे खिचड़ी, है ना। और ये भी चल दिए वहाँ से, कहा कि चलो अब हम, अच्छा अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे संसाधन हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा संसाधनों से युक्त देश है हमारा, है ना, सब कुछ है, हर चीज़ है ना, एक से एक तुमको बेहतरीन यहाँ के विद्वान मिलेंगे। नागार्जुन अभी कुछाण में पढ़ाएंगे, नागार्जुन कहते ना, उसको कहते हैं हिंदुस्तान का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, है ना। और जबकि आइंस्टीन से पहले उसने सिद्धांत दिया था सापेक्षिकता का, जो आइंस्टीन ने दिया, जिसकी वजह से कहते हैं भारत का आइंस्टीन। आइंस्टीन को कहना चाहिए, हाँ नागार्जुन, उसको आइंस्टीन हुआ ना नागार्जुन, है ना। कहाँ उसको उल्टा, मतलब सारा कुछ उल्टा चल रहा है। हिंदुस्तान में बहुत सारा टैलेंट है ना, एक से एक विद्वान आदमी हिंदुस्तान में है, और एक से एक खच्चर भी हैं, है ना। सारी सुविधाएं यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ना हो। विद्वान है तो एक से एक खच्चर भी हैं यहाँ पे, सब हैं यहाँ पे। तो अभी कौन आ गया, यूची कबीले वाले हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे, है ना। और हिंदुस्तान इतना आसान नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियाँ पार करते करते तुमको निमोनिया लग जाएगी, ठीक है ना। बहुत नदियाँ हैं इधर, नदियों नहरों वाला देश कहा जाता है पाकिस्तान, ये इधर पहले हमारा हुआ करता था। बहुत सारी नदियाँ हैं, 5 नदियाँ तो हमसे होके जाती हैं, है ना, उसी से चल रहा है देश पूरा, है ना, उसी के भरोसे है। हम लोग नदियाँ बंद कर दें, अकाल पड़ जाएगा, और हमको नदियाँ बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वैसे भी जाने वाला है ना। और इसके जाने से हमारा नुकसान होगा, क्योंकि ये चला जाएगा, फिर मजाक किसका बनाया करेंगे, है ना। ये सिस्टम है, इसको जाने नहीं देंगे। यहाँ पे अभी इसको एक जिंदा रखेंगे, है ना, वो इनको मारेगा, ठीक है। तो इधर आकर के ये पार नहीं कर रहे हैं, ये यहीं पे रुक जाए। जो भी आ रहा है कहाँ रुक जा रहा है, इधर पेशावर में ही रुक जा रहा है। पहले एक तक्षशिला में रुक गया, है ना, और अभी क्या है, दूसरा आया पेशावर में रुक गया, तीसरा आया कुषाण, ये भी कहाँ रुक गया, पेशावर में ही रुक गया। कहाँ रुक गया, पेशावर में रुक गया। कुषाणों की जो राजनैतिक राजधानी थी, क्या थी, 2 राजधानियाँ थी, एक थी राजनैतिक राजधानी। ये राजनैतिक राजधानी कहाँ पे पता है किसी को, ये इसकी यही पेशावर में है। कहाँ पे है, पेशावर में है। लेकिन इन्होंने एक अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी, सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी समझते हो, हाँ, जहाँ पे कल्चर वल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, कल्चर की सारी चीज़ें होती हैं। सांस्कृतिक राजधानी ने बनाया मथुरा को। कहाँ बनाया, मथुरा को। मथुरा कहाँ, वही कन्हैया जी वाला, ये मथुरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया अपनी सांस्कृतिक राजधानी मथुरा में, और उधर बना लिया पेशावर में अपनी राजनैतिक राजधानी। मतलब 2 राजधानियाँ हैं। शासन कहाँ से चलेगा,
पेशावर से, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें शासक कौन आया। सबसे पहला शासक कौन था इसका जो हिंदुस्तान में आया, जिसका नाम था कुडुल काडफिसेस। क्या नाम था? कुडुल काडफिसेस। बोलो वरना कह नहीं पाओगे बाद में। अभी हम कोशिश करेंगे तुमको बुलवा देंगे, ऐसा है ना, आदत पड़ जाएगी बाद में, कह नहीं पाओगे, जबान फंस जाएगी वहाँ पे और फिर कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। अभी हम हैं, बताओ कौन आया? नहीं कह पाओगे, हमें पता है। फिर से कहो। कड़ नहीं है, कुडुल काडफिसेस। क्या नाम है? कुडुल काडफिसेस। कौन आया? कुडुल काडफिसेस, है ना। ये आया और यही क्या है? संस्थापक है। किसका संस्थापक है? कुषाण वंश का संस्थापक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पेशावर है। ये आया और पेशावर में रुक गया। इसने कोई बहुत ज़्यादा काम हम किए नहीं। इसके बाद में इसका दूसरा शासक आ गया। अगला शासक है इसका विम काडफिसेस। कौन आया? विम काडफिसेस। कौन आया? और कोई इसको विम्बार नहीं कहेगा, ठीक है ना। विम्बार जानते हो? बर्तन धोने वाला साबुन, है ना, जानते नहीं जानते? तो विम्बार आया, मतलब विम्बार नहीं आया, विम काडफिसेस आया। पहले आया कुडुल काडफिसेस, फिर आया विम काडफिसेस। अच्छा, कुडुल काडफिसेस आया, उसने संस्थापना की, है ना, एक नए वंश की, जिसका नाम पड़ा कुषाण वंश। यूची कबीले वाले थे, मारपीट करने वाले लोग थे, मारपीट करेंगे यहाँ पे। पर इन्होंने थोड़ा अच्छा काम भी किया। थोड़ा अच्छा काम ये किया कि इसने जो ये आया कुडुल काडफिसेस, ने तांबे के सिक्के चलवाए। क्या चलवाया? तांबे के सिक्के चलवाए। क्या चलवाया? तांबे के सिक्के चलवाए। लेकिन विम काडफिसेस आया तो क्या इसने भी तांबे के सिक्के चलवाए? तांबे के सिक्के ज़्यादा प्रचलित होंगे। सबसे ज़्यादा प्रचलित धातु है वो तांबा, जगह जगह मिलेगी। क्या ये ज़्यादा प्रचलित होंगे? सोचो, तांबे के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे? नहीं, चांस ही नहीं है। फिर आगे आया विम काडफिसेस। इसको तुम कुषाण वंश देखोगे, अगर तुम लास्ट में एट द लास्ट जब कनिष्क वगैरह बुला लेंगे इसमें, तब तुम देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए इन्होंने। क्या चलवाया? सबसे ज़्यादा सोने के। अच्छा, सोने के सिक्के किसने चलवाए थे तो पता है? पहले बता चुके, कल वाली वीडियो में बताए थे। अगर ये भी नहीं बता पाए तो फिर तुमको एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। बताओ, सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? बोलो राधे राधे। राधे। अब तुम्हारा वही है जो तुम्हें पार लगाएंगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ना। देखो, विम काडफिसेस जो था, ये शैव संप्रदाय को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? शैव संप्रदाय को। बोलो हर हर महादेव। बोलो। शैव संप्रदाय समझते हो? भोलेनाथ का पुजारी, शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी था। राजा हो भैया तुम, पूजा पाठ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे, शासन कैसे चलाओगे? पूजा पाठ में ही रहता था, जो करेंगे सब भोलेनाथ करेंगे, सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तो हमारे भरोसे बैठो, हम तुम्हारे भरोसे बैठेंगे, है ना। भगवान यही कहते हैं, मेरे भरोसे मत रहो, इतने सत्तारी नहीं है हम। वैसे भी तुम लोग 140 करोड़ हो गए, किसका किसका देखें? या तो उधर काम बंद करो, है ना। इतने लोगों का एक साथ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा शेड्यूल गड़बड़ पड़ा है, ऊपर से तुम सोच रहे हो हमारा भी देखें। अगर तुम हमारे भरोसे बैठोगे तो हम भी तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। भगवान सोचता है तुम कुछ करो और तुम सोचते भगवान कुछ करे, है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ करोगे फिर भगवान देखेगा कि हाँ यार मेहनत तो कर रहा है बंदा, देना चाहिए इसको कुछ, तभी देगा, वरना भगवान के भरोसे बैठे रहो। विम काडफिसेस के जैसा होगा, कुछ नहीं कर पाया अपने लाइफ में। अच्छा, इनको जितना भी आया कुषाण वंश वालों को, इनको लगने लगा कि यार हमारे नाम थोड़ा हिंदुस्तानियों से मैच नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। इवन कह भी नहीं पाओगे तुम लोग, कह पाओगे? कहो अच्छा दोनों नाम जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं कहना है, ठीक है। कुडुल काडफिसेस, विम काडफिसेस कह ही नहीं पाओगे, दिक्कत होएगी, है ना। तो इनको लगने लगा कि यार हिंदुस्तानियों से हमारे मैच ही नहीं कर रहे, तो हिंदुस्तानियों जैसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शासन करे तो यहीं के जैसे रहना चाहिए ना। जैसे हम आए वहाँ से, बाहर से आए तुमसे कहें गुड मॉर्निंग, आई एम कुडुल काडफिसेस, है ना, और कुड़बुड़ करें हम, तुम समझ पाओगे? हैं, आसान होगा? नाम तुम जैसे लोगों के जैसा है ना, रामू श्यामू गोलू मोलू, सही रहता है ना। अभी हम यहाँ कुडुल काडफिसेस, विम काडफिसेस रख ले नाम, कह ही नहीं पाओगे, कभी कह पाओगे, है ना, जबान तुम्हें फंस जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं, लोगों के साथ में रहना, यहीं पे शासन करना है तो यहीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। आगे एक शासक आया जिसने सोचा कि यार हम इसी के जैसा नाम रखेंगे जैसे यहाँ के लोग होते हैं, और उसने अपना नाम रखा, क्योंकि शैव संप्रदाय से मिल गया था ये, है ना। लगभग लोग हिंदू धर्म में आ गए, ये लोग कैसे आ गए हिंदू धर्म में? शैव संप्रदाय किस धर्म का है?
ये सनातन धर्म का जो संप्रदाय है, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय सब पढ़ाए थे। तो अगला जो शासक आया उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? इसने कहा कि हम यही रखें। कनिष्क होता है संस्कृत का शब्द यार, चलो ठीक है जो भी है। कनिष्क क्या है? कनिष्क संस्कृत का शब्द है। इसने कहा कि इनकी भाषा कैसी है? संस्कृत। तो हम इसी के जैसे रहेंगे, जैसे ये लोग हैं हम उसी के हिसाब से रहेंगे। अच्छा, ये बहुत ही योग्य आदमी था, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत योग्य आदमी है। इसको कहते हैं द्वितीय अशोक। क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि मार काट करने में बहुत तेज आदमी है, बहुत ही तेज। इसने जब अपना राज्याभिषेक करवाया, पता है राज्याभिषेक क्या होता है? राज्याभिषेक होता है जब राजा बनते हैं। अच्छा, जब तिलक लगाया जाता है। हाँ, मम्मी जब हमको तिलक लगाई थी, हम छोटे थे, तो हमारा राज्याभिषेक हो चुका है। जब वो राजगद्दी पे बैठता है उसके लिए कुछ पूजा पाठ करानी होती है ना, कि देखो भगवान देख लेना, सब कुछ अपने हिसाब से चले, ये ना गड़बड़ हो जाए, अभी कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी का पावर टूट जाए, है ना, तो सब कुछ अच्छा हो, इसलिए राज्याभिषेक कराना पड़ता है ना। तो वही राज्याभिषेक कराया इसने, है ना, वो पूजा पाठ होती है। तो इसने अपना राज्याभिषेक कराया 78 ईस्वी में। कब कराया? अभी देखोगे तुम, ईस्वी पूर्व चल रहा था, अभी ईस्वी में आ गए हम लोग। आ रहे नहीं आगे, अभी शुरुआत हो गई है, अब सीधा चलने की। अभी उल्टा चल रहे थे, अभी क्या चलेंगे? सीधा। इससे पहले क्या था? ईस्वी पूर्व था, अभी क्या ईस्वी में आ गए हम लोग, है ना। अब चलेगा सीधा वाला सिस्टम। तो अपने शकों के समय पे देखा, शक वगैरह थे जब, तो उस समय पीछे चल रहा था थोड़ा मैटर, पीछे था कि नहीं था? बहुत पुराने लोग हैं, है ना, आदिवासियों के समय के। ये देखो कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कराया 78 ईस्वी में। कब कराया? 78 ईस्वी में। और इसी ने एक कैलेंडर चलवाया, कहा कि हमारा राज्याभिषेक हो गया है, याद में हम एक कैलेंडर चलवाएंगे, इसी याद में, है ना। क्या कैलेंडर चलवाया? जिसका नाम था शक संवत। अच्छा, शक संवत चलवा देगा। इसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क संवत। क्या नाम था? संवत। कब चलवाया? तो 78 ईस्वी में, है ना। ये वाला कैलेंडर हमने तुमको पढ़ाया है पिछली वाली क्लास में, बताया नहीं था? वहीं पे बता दिया, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बनने के 78 साल बाद बना था, ठीक है। और ये व्यवस्थित भी था, ठीक ठाक था। आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें पता नहीं? अच्छा, विक्रम संवत जानते हो? विक्रम संवत आज भी इस्तेमाल किया जाता है, तो पुराना वाला 57 ईस्वी पूर्व वाला, है ना, उसको आज भी इस्तेमाल करते हैं नेपाल में लोग। नेपाल में अभी भी यही चलता है ना। हिंदुस्तान में अभी यही चलता है कनिष्क वाला, जिसको आप क्या कहते हैं? शक संवत कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? इसी कनिष्क जो कैलेंडर है इसका, इसी को हम क्या कहते हैं? शक संवत। शक संवत इसलिए कहते हैं क्योंकि शक इधर चल रहे हैं, कनिष्क खत्म हो जाएगा, अभी श्रीगुप्त आएगा और यहाँ से पूरे इस शासन को खत्म कर देगा, कुषाण वंश को ही खत्म कर देगा। पूरा कुषाण वंश खत्म हो जाएगा और गुप्त वंश चलने लगेगा। आधा गुप्त वंश खत्म हो जाएगा, अभी भी शक शासक चल ही रहे हैं। शकों ने कनिष्क जो संवत है, संवत मतलब होता है कैलेंडर, तो कनिष्क का बनाया हुआ कैलेंडर शकों ने इस्तेमाल किया, खूब ज़्यादा इस्तेमाल किया, पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। और कहने लगे कि हम ही ने बनाया ये। किसने बनाया? हम ही ने बनाया, ये हमारा कैलेंडर। मतलब झूठ पे झूठ। हिटलर कहता था एक झूठ को तुम अगर 1000 बार बोलोगे तो झूठ ही सच हो जाएगा। हिटलर यही कहता था एक झूठ को इतनी ज़्यादा बार बोल दो कि वो सच हो जाए, यही कहता था वो सिस्टम। और तुमने देखा भी होगा, मोदी जी ने हिटलर की बात मान ली, है ना। मोदी जी ने दिखाया, अभी तुमने सुना मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी अभी क्या बहुत दिन सबसे आए शासन में, तब से कह रहे हैं कि 70 सालों से कांग्रेस ने देश को लूटा है। कितने सालों से? 70 सालों से। अभी तुम लोग देखना मैथमेटिक्स, कांग्रेस वाले खुद ही इतने खच्चर हैं कि उनको किसी को हराने की जरूरत नहीं है, वो हैं खच्चर, मतलब थोड़ा भी मैथमेटिक्स नहीं लगाते। पहली बार चुनाव कब हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। चल क्या रहा है? 2022। कितने साल हुए? 72 साल। कितने साल? 72 साल पूरे हुए हैं, पूरे शासन के। जब से शासन चल रहा है हिंदुस्तान में लोकतंत्र का, उसमें से भी देखो 2 साल मोरारजी देसाई के, ठीक है, जो कांग्रेस से नहीं थे। उसके बाद में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के, जो नहीं थे। मोदी बाबा के 8 साल हो गए भैया, 10, मतलब पूरा सिस्टम ही हिलाया पड़ा है तुम। कितने हो गए? 8 साल मोदी बाबा के। कितने हो गए? 16 साल हो गए। निकालो 72 में से, कितना? 56 होते हैं। देख लो, हम नहीं जानते, हम तुमसे पूछ रहे हैं। पक्का? तो कितने? कह रहा हाँ सर मान लो, इतना तो होता है। 56 साल शासन किया है। किसने? कांग्रेस ने।
मोदी आवाज शुरुआत में आए थे 14 से, तभी से गा रहे हैं, तब 70 साल पूरे भी नहीं हुए थे जब से आए थे 14 में, तभी कहे थे कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को लूटा है। 70 साल तक पूरे भी नहीं होते पूरे लोकतंत्र के, उसमें अटल बिहारी के भी निकालने थे और उधर वो भी निकालने थे मोरारजी देसाई के, उनको खुद नहीं पता है, मतलब उनका पूरा हिला पड़ा है, सिस्टम हिला पड़ा है। इतनी बार मोदी बाबा ने ये बोला है कि कांग्रेस ने 70 सालों तक लूटा है, 70 सालों तक। इनको इतना खच्चरों को नहीं, भैया यही कहते हैं मीडिया में आके, भैया 70 साल तो पूरे ही नहीं हुए, हमने तो केवल 50 साल शासन किया है ना, हमने 50 साल लूटा है। अरे कम से कम यही कहते हैं कि लूटा तो है, यही मान लें। तो मोदी बाबा की स्ट्रेटजी वो है। देखो आदमी को ऐसा होना चाहिए कि उसमें बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए, भले टैलेंट उतना ना हो पर बोलने की कला अच्छी है तो तुम अच्छा कर लोगे। जितने भी नेता लोग हैं ये यही करते हैं, पढ़े लिखे नहीं। मोदी बाबा ने एक बार भाषण दिया कि हमारा क्या है, हम तो मतलब ढोंगी नहीं बाबा टाइप के आदमी हैं, है ना, झोला बिस्तर लेके चल पड़ेंगे, है ना। बताया एक बार उन्होंने कि हमारे पास हाई स्कूल की डिग्री है, केवल हाई स्कूल तक हम पढ़े हैं, उसके बाद में हमने संन्यास ले लिया, है ना, हिमालय पे चले गए, ये बताया उन्होंने। उसके बाद अभी देखो, अभी एमए की डिग्री दिखा दी, है ना। अब कहाँ से आई एमए की डिग्री किसी को नहीं पता, बोलने की कला होनी चाहिए, कोई पूछ भी नहीं रहा उनसे। तो झूठ को इतनी सफाई से बोलो कि सच हो जाए बस। हिटलर को मानो, हिटलर से ज़्यादा आप कौन सिखाएगा। हिटलर छोटा मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। हिटलर का इधर से फ्रांस वाले कोयला ले गए थे पूरा, उसको हराया था प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी हार गया तो कोयला ले गए थे। हिटलर दोबारा आया, द्वितीय विश्व युद्ध कराया और कोयला लिया वापस, और कहा 10% ब्याज भी लगेगा उस पर। पूरा वापस लेके आया, कहा वापस छोड़ के जाओ जहाँ से ले गए थे, और 10% ब्याज भी दो। हिटलर बहुत बड़ी चीज़ है। हिटलर की बात को ध्यान से सुनो यहाँ पे, कि झूठ को इतनी शानदार तरीके से बोलना है कि वो सच लगने लगे। झूठ बोलना हर बार खराब नहीं होता। आज के समय में तुम जितना ज़्यादा ईमानदार रहोगे उतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, है ना। तो थोड़ी बहुत तुम्हें चालाकी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते तुम झूठा हो जाओ एकदम, ठीक है, और ये कहते थोड़ी चालाकी होनी चाहिए, है ना। तो वही बातें हैं। कनिष्क के कैलेंडर को इतनी बार उसने कहा शकों ने कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। आज जो भी कनिष्क का कैलेंडर सबको पता है कि ये कनिष्क ने बनवाया था, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, शक संवत। क्या कहते हैं, शक संवत। कनिष्क बहुत योग्य शासक था अपने समय में। तुम देखोगे कनिष्क ने बहुत ज़्यादा शासन किया है, बहुत अच्छे से शासन किया है ना। अभी दिखाएंगे कहाँ तक इसका शासन था। पहले हम देख लेते हैं, इसके समय में बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, बहुत सारे विद्वान हुए जो इसके यहाँ पे रहते थे। विद्वानों में नागार्जुन आ जाता है। कौन आता है, नागार्जुन आता है। पहाड़ से आ जाते हैं। जिज्जी अब किसे मारना नहीं, ठीक है, डंडा हम लुका के रख रहे हैं। हम पीछे घूमते हैं, जिज्जी पीछे से मार देती हैं। नीचे गिर गया। देखो इसके समय में, देखो यहाँ पे, अरे बंद कर दिया। देखो इसके समय में आया चरक, है ना। इसी के समय में आए पार्स, इसी के समय में आए अश्वघोष, है ना। और इसी के समय में आए वसुमित्र। कौन आया, वसुमित्र। और इसी के समय में थे नागार्जुन। कौन कौन थे, कितने सारे विद्वान थे इसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। कितने हैं गए, 5। कौन कौन, चरक। चरक ने लिखा चरक संहिता। क्या लिखा, चरक संहिता। चरक संहिता जानते हो, अरे उसमें लिखा है पूरा सर्जरी वर्जरी के बारे में। दुनिया की सबसे पहली सर्जरी हम ही ने की है, और पूरा डिटेल लिखा गया है कि कैसे सर्जरी की जाती है। उसी का स्टडी करके यूरोपियों ने सेम वैसा ही सिस्टम बनाया, और आज कहते भी हैं कि हाँ हमने इससे सीखा। लेकिन आज तुम जाओगे दुनिया में सबसे बेहतरीन सर्जरी हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती। सबसे पहली सर्जरी हमने की। चरक ने डिटेल में लिखा पूरा। सोचो हाथ से चित्र बनाए हैं, और सोचो सर्जरी के चित्र कितने एक्यूरेट होते हैं। वो सारे चित्र बनाए और सारा एक एक स्टेप समझाया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तुम आज देखते हो ना किताबें होती हैं, चित्र भी बने तो एक एक स्टेप के लिखे होते कि ऐसे ऐसे करना है। पूरा डिटेल में लिखा कि ऐसे ऐसे सर्जरी करनी है, पूरा डिटेल में सब कुछ। इनको छोड़ो, इनसे पहले एक हुआ करते थे हमारे यहाँ, कोई डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई सर्जरी, डायरेक्ट एक ही खोपड़ी दूसरे में लगा दो, ऐसा सिस्टम हुआ करते थे। नहीं सुना ऐसा किसी ने? अरे क्या बात है, तुम लोग मतलब ध्यान से देखते ही नहीं। सबसे पहली सर्जरी की थी शंकर जी ने, और इतनी बेहतरीन सर्जरी कि इंसान में जानवर का लगा दिया, हाथी का इंसान में। सोचो, जो सबसे पहले वही थे सबसे बड़े साइंटिस्ट क्या, सबसे बड़े डॉक्टर। उसके बाद में चरक आए, दोनों हमारे यहाँ के, है ना। और ये आज साउथ, ये इधर यूरोप वाले कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान, टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा है।
भैया हम बहुत पहले से विद्वान है, खाली कहते हैं, घमंड नहीं करते, खाली इतना है। पार्स है। अच्छा, पार्स ने क्या किया? पार्स ने ही कहा था कि अब बौद्ध धर्म कई शाखाओं में टूट रहा है, हीनयान, महायान, वज्रयान, कई शाखाओं में टूट रहा है, तो अब आवश्यकता है कि बौद्ध धर्म की अगली संगीति भी बुलाई जाए। क्या करी जाए? अगली संगीति बुलाई जाए। तो यहाँ पे बुलाई गई चौथी बौद्ध संगीति। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति, है ना? कब बुलाई गई? प्रथम ईस्वी में, है ना? किसके निर्देश पर? तो पार्स के निर्देश पर। इस संगीति के समय शासक कौन था? कनिष्क था, है ना? इससे पहले जो तीसरी संगीति हुई थी उस समय शासक था अशोक। कौन था? अशोक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। क्योंकि इसके समय में भी क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगीति हुई। तीसरी वाली अशोक के समय में, चौथी वाली कनिष्क के समय में। अच्छा, इस वाली बौद्ध संगीति का जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष और वसुमित्र। कौन कौन थे? अश्वघोष और वसुमित्र। अच्छा, अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र। क्या लिखी है? बुद्ध चरित्र। किसने लिखी? अश्वघोष ने। अच्छा, अश्वघोष इसका खुद का आदमी नहीं था, ये आया था, आया नहीं था, उठा के लाया गया था। देखो, कनिष्क का शासन यहाँ पे है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, किसी को बता सकता है हुई कहाँ पे है? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? कुंडलवन। अच्छा, कुंडलवन बता सकते? इसमें मैं बता सकता हूँ कहाँ पे है? कश्मीर में। यहाँ पे है कुंडलवन। यहाँ पे हुई चौथी बौद्ध संगीति। कहाँ पे हुई? कुंडलवन। ये कश्मीर पर ऐसा लिख दें, यहाँ पे JNK, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे कुंडलवन में यहाँ का शासक यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति कराई, और यहाँ से पहले इधर से इधर आया और इधर से इधर आ गया बिहार। कहा भगवान बुद्ध की संगीति तो करा लिए हैं, अब भगवान बुद्ध से मिल के आते हैं। भगवान बुद्ध तो वहाँ है नहीं, पर भगवान बुद्ध थे तो बिहार के ही। आया, कहा सबसे ज़्यादा प्रचार तो यहीं पे, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। भगवान बुद्ध ने यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ यहीं पे। तो कहा यहीं चलते हैं। ये गया, इसने बिहार पे आक्रमण कर दिया, सोचो, और वहाँ से उठा लाया भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र समझते हो? जिसमें वो खाने के लिए भोजन मांगने जाते थे, है ना? क्योंकि साधु संत जो लोग होते हैं वो कमाते तो है नहीं, वो केवल यही करते, खाने भर का ले लेते हैं, बस जीवन यापन हो जाए, जिंदा रह जाए। तो भिक्षा पात्र एक होता था उनके पास, जिसमें खाना लाते थे। तो वो पात्र था, ये उठा लाया। सोचो, भगवान का इस्तेमाल किया हुआ सामान है, उठा लिया है ना? भगवान, सोचो भिक्षा पात्र की वैल्यू नहीं है, पर भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, इसलिए उसकी वैल्यू है। उठा लाया। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुद्ध का भिक्षा पात्र कौन ले आया? भिक्षा पात्र कौन उठा ले गया? तो कनिष्क। इधर लिखते, कहाँ गया कनिष्क? ये इधर। बुद्ध का भिक्षा पात्र कौन ले गया? कनिष्क। कहाँ से उठा ले आया? बिहार से उठा लाया। कोई वैल्यू नहीं है उसमें, बेचोगे तो ज़्यादा में बिकेगा नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध का है इसलिए वो करोड़ों में बिकेगा, है ना? वैल्यू सामान की नहीं होती, इंसान की होती है। तुम लोग इस पेन से लिख रहे हो, इस पेन को बेचोगे, अगर 3 रुपये का खरीद के लाओगे तो 3 रुपये का बिकेगा भी नहीं, है ना? अब गया, उसकी कीमत खत्म हो गई। लेकिन अगर तुम इस पेन से कुछ ऐसा लिख जाओ, हैं, कुछ इतिहास बदल दो इस पेन से, तो फिर इस पेन की कीमत बढ़ जाएगी, है ना? तो वही सिस्टम है। भगवान का इस्तेमाल किया और भिक्षा पात्र है भैया, कोई भी लेना चाहेगा, है ना? भगवान स्वयं, सोचो, स्वयं भगवान ने इस्तेमाल किया है। तुम ऐसे सोचो कि राम भगवान ने जिस धनुष को चलाया था, आज धनुष का काम तो नहीं होता, आज तो पिस्टल चल रही है ना, गन आ गई, पूरा सब कुछ व्यवस्था है, धनुष का क्या कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मिल जाए तो वैल्यू है कि नहीं है? तो वैल्यू इंसान की होती है ना? बाकी सामान की नहीं होती। तो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा लाया। अच्छा, इधर जब ये यहाँ पे बिहार में जब इधर हमला करने के लिए आया था, आक्रमण कर रहा था, तो देखा, जैसे तुमको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक आदमी वहाँ बैठे पढ़ा रहा था, बहुत सारे लोग उसके पास बैठे हुए थे, है ना? सब पढ़ रहे थे, छात्र होंगे तुम जैसे लोगों जैसे, सब नीचे बैठे पढ़ रहे थे और ये पढ़ा रहा था। तो कनिष्क ने देखा, कहा यार पढ़ाने की तुम्हारा तरीका तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही आदमी हो, है ना? कहा कि चलो मेरे साथ। ने कहा कि यार हम टीचर हैं, तुम्हारे साथ वहाँ जाके क्या करेंगे, हमको तो लड़ना भी नहीं आता। कहा कि नहीं, चलो हम तो आपको अपने यहाँ घर में रखेंगे, क्योंकि ये क्या करता था, विद्वानों का सम्मान करता था। इसने अपनी राजसभा में उठा करके ले गया और अश्वघोष को अपने यहाँ रख लिया। कहाँ रखा? अश्वघोष को। इसके यहाँ एक पहले से विद्वान था जिसका नाम था वसुमित्र, है ना? वसुमित्र भी बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन जब अश्वघोष पहुँचा तो अब टक्कर हुई दो विद्वानों में। असलियत तो अब पता चलेगी ना, जैसे तुम यहाँ पढ़ते हो, कहते हमें सर ये भी पता वो भी पता, एग्जाम होगा, टक्कर होगी ना, जब पता तब चलेगा कि कौन ज़्यादा होशियार है। इसकी टक्कर हो गई अश्वघोष से, वसुमित्र की, और लोग, वहाँ की जनता जो थी वो अश्वघोष को ज़्यादा पसंद करने लगी। वसुमित्र विद्वान थे, वहाँ के पहले के थे, पर ये जो वहाँ से बिहार से आदमी आया था, बिहारी लोग बहुत
मतलब ब्रांडेड चीज़ है एकदम, है ना। हाँ, यूपीएससी वाले एकदम ब्रांडेड चीज़। तो ये लेके गए वहाँ से। अब इसको जनता इसको ज़्यादा पसंद करने लगी, लेकिन कनिष्क का विद्वान था वसुमित्र। तो कनिष्क ने जब चौथी बौद्ध संगीति कराई तो इसको उसका चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन जनता की मांग थी कि अश्वघोष को बनाया जाए। तो इसने क्या किया, एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति जिसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, है ना। तो अध्यक्ष बन गए वसुमित्र, क्योंकि ये कनिष्क के विद्वान थे, और अश्वघोष को उठा करके लाए थे। जनता की मांग थी कि इसको बनाया जाए, इसलिए उसको क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें 2 अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष कौन है, वसुदेव, उपाध्यक्ष अश्वघोष, ठीक है ना। अब बच गए भैया नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में क्या है, नागार्जुन भैया बहुत ब्रांडेड चीज आदमी, मतलब 1 नंबर फर्स्ट क्वालिटी, है ना। इन्होंने दिया सापेक्षिकता का सिद्धांत। क्या दिया, कोई लोग बता सकते हो क्या होता है, साइंस वाले हैं कोई, बताओ सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की थ्योरी, बताओ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब मत कह देना कि सर अब नहीं पता है? देखो हम बताते हैं। इन्होंने कहा कि हर चीज़, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी चल रही है, सब कुछ एक दूसरे के साथ चल रहा है, मतलब सब एक चीज़ नहीं चल रही, अगर ये चल रहा है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ और भी चल रहा है ना। ये चीज़ बताई, यही चीज़ सेम बताई आइंस्टीन ने, और उसी चीज़ के लिए आइंस्टीन हो गया। और उसके बहुत पहले जब कैलेंडर चालू हुआ था उस समय के लोग हैं ये, और इन्होंने बताया था कि सापेक्षिकता का सिद्धांत पूरा डिटेल में बताया इन्होंने। आइंस्टीन ने वही फॉलो करके सेम वैसा ही बताया, और आज के समय में इनको कहा जाता है, नागार्जुन बाबा को कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के आइंस्टीन हैं, जबकि आइंस्टीन को खुद कहा जाना चाहिए कि वो भैया नागार्जुन है वहाँ के, है ना। हम लोग क्या है, हम लोग कह ही नहीं पाते। मोदी जी बहुत ज़्यादा उड़ते बहुत रहते हैं, पर ऐसे में ध्यान नहीं देते। अभी बताएंगे मोदी जी और क्या कर सकते हैं। कनिष्क छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसने अपने समय में सबसे ज़्यादा सोने चलवाया। क्या चलवाया, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए, है ना। लेकिन तुम देखोगे इतना ज़्यादा सोना हो रहा है तो मतलब व्यापार भी बहुत ज़्यादा होगा, सोने के सिक्के चल रहे हैं तो व्यापार बहुत ज़्यादा होगा। इसने क्या किया, यहाँ से ले जाकर के अपना व्यापार चालू किया और उधर यूरोप में ले गया। एशिया माइनर जानते हो, एशिया माइनर में तुर्की, पता है नहीं पता है, एशिया माइनर कौन आता है, तुर्की। तुर्की भी क्रॉस कर गया, पूरा एशिया क्रॉस कर गया और यूरोप में घुस गया। यूरोप में इटली, इटली पता है, इटली, वहाँ इटली तक इसका शासन था, शासन नहीं व्यापार। इसका कनिष्क का व्यापार कहाँ तक था, इटली तक था। इटली में रोम पड़ता है, रोम उसकी राजधानी क्या है, तो रोम तक इसका व्यापार था इटली में। यूरोप में, ये यूरोप में पड़ता है, यूरोप भी छोड़ो दूसरे महाद्वीप में चलते हैं, एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं था आदमी, दूसरे महाद्वीप में चला गया। दूसरा महाद्वीप पड़ता है अफ्रीका में, वहाँ पे मिस्र तक इसका चलता था, मिस्र ऐसे लिखते हैं मिस्र, तो मिस्र तक इसका व्यापार था। ये दोनों चीज़ें क्या है इसमें, यहाँ तक इसका व्यापार है, क्या है, कनिष्क का व्यापार वहाँ तक चलता है। सोने का इतना ज़्यादा इसने प्रचलन कर दिया कि दुनिया भर में सोना फेमस कर दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का सिक्के इसी ने चलवाए, किसने, कनिष्क ने। पूरा मतलब सोचो एरिया, सोचो 2 महाद्वीप कवर कर लिया, एक तो एशिया तो पूरा कवर किया ही है, यूरोप भी कवर कर लिया, इधर अफ्रीका भी कवर कर लिया पूरा इतना। लेकिन एशिया में ही एक आदमी था, एक आदमी क्या, एक देश था जिसका नाम है चीन, है ना। इधर हिंदुस्तान है तो इसके इधर पड़ेगा चीन, ये वाला पूरा एरिया क्या है, चीन का है। यहाँ पे होता था रेशम बहुत ज़्यादा, क्या होता था, रेशम। तो ये साथ ही साथ इधर से रेशम का व्यापार करने लगे और ये भी पहुँच गए कहाँ, यूरोप। कहाँ पहुँच गए, इधर से व्यापार करते करते ये यूरोप तक पहुँच गए और एक मार्ग बना लिया, रास्ता बना लिया। क्योंकि उस समय क्या होता था, ज़्यादा व्यापार करने के लिए रास्ता वगैरह होती नहीं थी, रास्ते में लूट लिए जाते थे व्यापारी वगैरह, है ना। तो चीन ने व्यापार करने का रास्ता बनाया जो यूरोप तक जाता था, और उस रास्ते के थ्रू वो केवल और केवल रेशम का व्यापार करता था। क्या करता था, रेशम का व्यापार करता था। इसीलिए इस रास्ते को कहते हैं सिल्क रूट। क्या कहते हैं, सिल्क रूट कहते हैं। अच्छा, सिल्क रूट तो इसकी खत्म हो गई, अभी तो आगे कैसे खत्म हो गई, लेकिन उसी सिल्क रूट के तर्ज पर इसने एक और नया सिस्टम चालू किया जिसको कहते हैं सीपीसी, है ना। वो अपना सब कुछ जोड़ रहा है, इधर से चाइना पाकिस्तान जोड़ रहा है, उधर से नीचे जोड़ रहा है, सब मतलब दुनिया भर में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर से रास्ता बनाने की, वही है ना। तो वही सिस्टम है उसका, सिल्क रूट उसका चलता था। अकेला एकाधिकार था, कहीं दुनिया में सिल्क था ही नहीं। सोना हर आदमी नहीं खरीद सकता, बड़े बड़े आदमी, अमीर आदमी खरीद सकते हैं, पर रेशम हर आदमी खरीद सकता है। चीन का व्यापार एकदम से बढ़ने लगा, राजा महाराजा लोग एकदम से सील के
तिरपाल टाइप के कपड़े पहनने लगे, है ना। तुमने देखा होगा राजा महाराजा चल रहे हैं, पीछे लथेड़ते जा रहा है, वो सब सिल्क के बने थे, रेशम के, बहुत मजबूत टाइप की चीज़ होती है ना। वही वाला तोड़ोगे टूटेगा नहीं, तागा नहीं टूटता उसका, बहुत मजबूत होता है ना, एकदम प्लास्टिक जैसा लगता है। वो सब प्लास्टिक के कपड़े पहने घूम रहे हैं, क्योंकि एकदम से फेमस कर दिया। हमने कहा ना कि तुम बस बोल पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ तुम अपनी चीज़ को कि ये सबसे बेस्ट है, दुनिया मान लेगी सबसे बेस्ट है ना। हम कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्कर ये है, अगर हमने इसको इतनी ज़्यादा, इसकी तारीफ इतनी ज़्यादा कर दी तो दुनिया मान जाएगी ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। प्लास्टिक के कपड़े पहने घूम रहे हैं लोग, रेशम के, है ना। राजा महाराजा लोग पहन रहे हैं, रेशम का बहुत ज़्यादा व्यापार हो गया। इधर पड़ोस में कनिष्क था, इसने कहा चलो ठीक है, हम सोने का व्यापार करते हैं, दुनिया को पता है तुम्हारे पास भी सोना हो, तुम भी व्यापार कर लेना, हमारे पास रेशम नहीं है, हमको रेशम की टेक्नोलॉजी दे दो कि रेशम कैसे होता है, तुम भी सोने का व्यापार करना, हम रेशम का भी कर लेंगे। चीन वालों ने करना, हम रेशम का तुमको कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी बताएंगे नहीं, रेशम कैसे होता। कनिष्क कहने लगा ये क्या बात हुई, तुमको बताओ, हम अपना खुद ही उगाएंगे, अपना खुद ही बनाएंगे। वो बताने को तैयार नहीं चाइना वाले। कनिष्क ने कहा आओ अच्छा बेटा। कनिष्क ने आ करके रोका यहीं सिल्क रोड पे, और इतना बुरी तरीके से धोया है चाइनीजों को, इतना बुरी तरीके से पूरा रेशम व्यापार ठप कर दिया चीन का, पूरा चीन तबाह कर दिया। किसने? कनिष्क ने। पूरा चीन तक शासन, वहाँ तक पूरा तबाह कर दिया। कहा कि अब अगर इधर से कोई निकलेगा तो बिना कनिष्क को परमिशन लिए निकलेगा नहीं यहाँ से, जो भी जाएगा नमस्ते करके जाएगा, राम राम बंधु, है ना, ऐसे। और जो भी निकलेगा यहाँ से वो टैक्स दे के जाएगा। ये नहीं है, अब हम रेशम का व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार तुम लोग करना, पैसे तुमसे हम लेंगे, टैक्स दे के जाओ, है ना। तो चीन वाले लोग यही भाषा समझते हैं। चीन वाले कहते हैं ना, जब चीन वालों को तुमने देखा होगा, चीन का विदेश मंत्रालय होता है, आए दिन यही कहता रहता है, जब भारत हम लोग इधर से कुछ करते हैं, वो आगे बढ़ता है तो हम लोग रोकने के जब प्रयास करते हैं तो चीन के विदेश मंत्रालय से यही बयान आता है कि भारत को 1962 का युद्ध भूलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय में ऐसा आदमी बिठा दिया जाता है जो उसको बोलना ही नहीं आता हो, जैसे एस जयशंकर साहब। टैलेंट बहुत है बंदे में, कह नहीं पाते। हम कह रहे हैं कहो, तुम झूठ को कहने लगोगे झूठ सच हो जाएगा। कहो तो तुम 10 बार कहो, उसको याद दिलाओ कि 1962 का हम नहीं भूलें, कनिष्क को तुम भी मत भूलना, है ना। पूरा मतलब दुनिया पूरा देखोगे अखंड भारत का नक्शा, तो उधर पूरा, यहाँ पूरा चीन उसमें दिखाएगा, पूरा चीन अखंड भारत के नक्शे में उधर पूरा आता है। तो कनिष्क है चीन के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था अगर कोई कर सकता है वो कनिष्क है, वही सबसे सही स्ट्रेटजी है। मार पीट के इनको ऐसा साइड में करो कि ये दोबारा नाम ही ना लें। अभी हमको 1962 याद दिलाते हैं, इनको हम कनिष्क याद दिलाएंगे कि भूलो नहीं, कनिष्क हमारे यहाँ था, ठीक है। अपनी अपनी तरीके हैं। हमारे यहाँ के नेता लोग, हम लोग पता नहीं कहाँ चुन लेते हैं इनको, अकेले हमारे चुनने से थोड़ी ना होता है, हम लोग चुन लेते हैं। ऐसे नेता को हम लोग पहुँचा देते हैं ऐसे बड़े पद पर, क्यों बोलता ही नहीं है कुछ। बोलना पड़ेगा भैया, बिना बोले कुछ नहीं होता। हिटलर को देखो, उसने कहा था तुम झूठ को इतनी शानदार तरीके से कहो कि वो सच हो जाए, कहो, कह तो सको तुम। हम लोग कह ही नहीं पाते। मोदी बाबा ने कहा, अपना गेम बना लिया। अरे दूसरों देशों के साथ भी करो वही, अपनी जनता के साथ खाली झूठ बोल पाते हो, दूसरों के साथ भी तो कहो, हैं? नहीं कहना चाहिए जी। इनको भी याद दिलाओ कनिष्क, फिर होएगा गेम। तो कनिष्क छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, कनिष्क खत्म नहीं होएगा, कनिष्क मतलब खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। कनिष्क का एक सामंत था, इसने सामंती व्यवस्था का प्रचलन कर दिया। क्या कर दिया? सामंती व्यवस्था। यहीं लिख दें थोड़ा, अभी वही बताएंगे। देखो, पहले जो अधिकारी लोग हुआ करते, सामंत है इसके समय में सबसे बड़ा पद अधिकारी का। अधिकारी जो हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? वो सामंत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सामंत कहा जाएगा। तो ये सामंत सिस्टम ये है कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उसको जमीन दे दी जाएगी। वेतन के बदले क्या मिलेगा? वेतन के बदले मिलेगी जमीन मिलेगी, है ना। तो यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। कुषाण वंश की सबसे बड़ी गलती यही है, सामंती व्यवस्था। इसका कारण यह हुआ कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसके पास धीरे धीरे जमीन बढ़ती जाती थी और राजा के पास जमीन कम होती जाएगी, क्योंकि जितना दोगे हर साल महीने के हिसाब से दोगे या साल के हिसाब से दोगे तो कम हो जाएगी। इन लोगों ने हमसे पूछा नहीं, अगर हमसे पूछने आते तो हम बता देते कि एक लिमिट रख दो कि इतनी जमीन हो जाएगी, 10 बीघे तक ही तुमको मिलेगी। जिस दिन 10 बीघे हो जाएगी फिर उसी से उगाओ, उसी से खाओ, आगे नहीं मिलेगी, तुमको फ्री में करना पड़ेगा काम, है ना, क्योंकि 10 बीघे मिली। और अगर काम करना छोड़ दोगे तो 10 बीघे फिर से वापस ले ली जाएगी। ऐसी व्यवस्था रखते, ये तब सही रहता। लिमिट ही नहीं रखी कोई, तुम काम करते रहो, हर साल तुमको मिलती रहेगी जमीन। जमीन बढ़ती गई सामंतों की और राजा के पास जमीन कम होती गई। अब राजा के पास जमीन कम हो जाएगी तो राजा किस बात का राजा? जमीन ही ना रहे, सामंतों के पास राजा से ज़्यादा जमीन हो गई धीरे धीरे करके,
राजा इतना 1 बीघा ले घूम रहा है, सामंत लिए घूम रहा है 100 बीघा। आओ बताओ, सामंत की चलेगी राजा की चलेगी? सामंत की चलेगी। इसी का एक सामंत था जिसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के पास इतनी जमीन आ गई कि वो राजा से भी बड़ा हो गया, और इसने फिर विरोध कर दिया और कनिष्क इसको कुषाण वंश को ही खत्म कर दिया और नए एक वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या पड़ेगा? गुप्त वंश। अब स्टार्ट हो जाएगा गुप्त वंश, है ना। तो गुप्त वंश में देखेंगे हमने संस्थापक कौन होगा गुप्त वंश का? नहीं, कनिष्क को नहीं, उसके बाद और आएंगे, है ना। कनिष्क नहीं, कुषाण वंश को हमने कहा खत्म कर दिया, है ना। तो कनिष्क बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ कनिष्क नहीं है, है ना। तो आगे आ जाएगा गुप्त वंश, है ना। तो गुप्त वंश में देखोगे संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। फिर हम धीरे धीरे करके सारा गुप्त वंश देखेंगे। गुप्त वंश चलेगा तो आधा गुप्त वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी इससे पहले जो आए थे शक शासक, जो यूची कबीले वाले मारपीट के भगाए थे वहाँ से, वो अभी भी चल रहे हैं। कनिष्क खत्म हो गया, यहाँ से कुषाण वंश खत्म हो गया, लेकिन शक शासक अभी भी इसके साथ चल रहे हैं पैरेलल, ठीक है ना। तो इतना छाप लो, ये कनिष्क है, इतना कुषाण। समझ में आया? 3 शासक मेन तुमको बता दिए हमने, कुटिलकटफिशस, विपकटफिशस और कुषाण। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? कुषाण। ये कनिष्क, है ना। कनिष्क का तुमको समझ में आया? स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है? पूरे सिल्क रूट पे कब्जा करने वाला एकमात्र आदमी कनिष्क, पूरे सिल्क रूट पे। चाइना को हराने वाला, चाइना को लात मारने वाला, चाइना के लिए सही इलाज कनिष्क, सब कुछ कनिष्क है, ठीक है ना। कनिष्क को ही कहते हैं द्वितीय अशोक, याद रखना। इसी के समय में चौथी बहुत संगीति हुई थी। लिखो, छापो जल्दी जल्दी।